जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मियों के लिए नई पेंशन स्कीम लेकर के आ गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसका फायदा है या फिर नुकसान है? क्या यह सेना में राज्य कर्मियों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी लागू हो गया है या फिर आगे भविष्य में लागू हो जाएगा? अगर ऐसा है तो क्या ओआरओपी पर भी इसका कुछ असर होगा या फिर पे कमीशन पर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है? इन सब चीजों पर दोस्तों चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब सरकार ने इसे लागू किया तो कई संगठनों ने, कई कर्मचारियों ने इस स्कीम को सराहा भी है, लेकिन कईयों को यह स्कीम पसंद नहीं आई है और वो पुरानी पेंशन स्कीम पर ही अड़े हुए हैं। और दोस्तों ये है वो फीचर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 5 फीचर्स हैं दोस्तों, एक एक पर मैं चर्चा करूंगा। और मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि यह एक विश्लेषण है मेरी तरफ से, क्योंकि अभी तक इसका कोई ना गजट नोटिफिकेशन आया है और ना जो पूरी पॉलिसी आई है। जब पूरी पॉलिसी आएगी तो ये सब चीजें क्लियर हो पाएंगी, लेकिन जो भी मैं हर पॉइंट पे विश्लेषण कर पाया हूं दोस्तों वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट आपने देखा होगा, अश्योर्ड पेंशन 50% ऑफ द एवरेज बेसिक ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ प्रायर टू सुपरन्यूएशन फॉर अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। अब देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर इस पेंशन स्कीम में 50% जो पेंशन है वो अश्योर्ड पेंशन है। लेकिन दोस्तों यह 50% किस चीज का लिया जाएगा? 12 मंथ प्रायर टू सुपरन्यूएशन, यानी कि पिछले 12 महीने का, जो जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो पिछले 12 महीने का उसका जो है एवरेज लिया जाएगा और 50% लिया जाएगा। और अगली चीज है इसमें 25 साल की सर्विस जिन्होंने की है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था दोस्तों कि जो लास्ट 12 महीने होता था उनका एवरेज बेसिक जो होता था उसका 50%, या फिर जो लास्ट बेसिक है दोस्तों उसका 50%, विच एवर इज बेनिफिशियल। इन दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होता था तो उसका 50% मिलता था। और बेसिकली मैं आपको दोस्तों यहां बता दूं कि ज्यादातर बेनिफिशियल कौन सा होता है? जो आपकी लास्ट बेसिक होती है उसका 50% जब आपको मिलता है, क्योंकि उसी समय आप अपने टॉप बेसिक पर रहते हैं, तो उसका 50% जो मिलता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर इसमें लगाया कि आपकी लास्ट में, पुरानी पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूं, ओपीएस में लास्ट आपकी जो है 50,000 होती थी, उसमें तो बेसिक होती थी तो 25,000 आपकी बेसिक पेंशन बन जाती थी। लेकिन अब अगर हम यूपीएस में जाते हैं दोस्तों, उस समय भी अगर आपकी 50,000 लास्ट में बेसिक सैलरी हो तो ऐसे में क्या हो सकता है, जिस हिसाब से यह फार्मूला दिया गया है। अब देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि अगर जो है यूपीएस में लास्ट बेसिक आपकी 50,000 है तो आप इस चीज को लगा करके चलिए, क्योंकि 12 मंथ जो पिछले 12 महीने का वो एवरेज दे रहे हैं, उसका 50% दे रहे हैं। अगर आप लगाइए, आपको पता है कि हर साल इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है ना, कर्मचारियों के हर साल इंक्रीमेंट लगता है। सपोज माना कि इनका 6 महीने पहले इंक्रीमेंट लगा था, तो 6 महीने पहले जो है इनकी 48,200 रही होगी, 300 रही होगी, 400 रही होगी, कुल मिला के 3% कम रही होगी उस समय, ठीक है ना, 50,000 से इतना कम रही होगी। तो अब ऐसे में क्या होगा कि 6 महीने इसके काउंट हो जाएंगे, ठीक है, और 6 महीने ये वाले काउंट हो जाएंगे, प्लस उसका बटे 2 हो जाएगा। तो उस हिसाब से दोस्तों ये जो लास्ट बेसिक वाला है ना 25,000 जो ओपीएस में मिल रहा था, यह किसी भी हालत में नहीं हो सकता है कि आपको 25,000 कंफर्म मिल जाए। थोड़ा बहुत इससे डाउन हो सकता है दोस्तों, 24,500 हो सकता है, 24,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 12 महीने का एवरेज लेते हैं 24,800 हो सकता है, लेकिन कन्फर्म 25,000 होना दोस्तों आप समझ ही सकते हैं, कम से कम एक इंक्रीमेंट तो लगता ही है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मुझे मुश्किल लगता है कि 25 एग्जैक्टली यहां तक पहुंच पाएगा। दूसरा जो है दोस्तों पे कमीशन, जी हाँ दोस्तों, अगर जो है पे कमीशन का भी इस पर फर्क पड़ता है, 12 महीने का ले रहे हैं, हो सकता है आपको 6 महीने पहले आपको पे कमीशन लागू हुआ हो। तो पे कमीशन में क्या होता है दोस्तों, आपकी जो सैलरी है तकरीबन जो है वह 2 गुना बढ़ जाती है, या फिर जो भी फॉर्मूला लगा, जैसा पिछला 2.57 लगा था तो 2 गुना 2.5 गुना कुछ भी बढ़ सकती है। तो हो सकता है 6 महीने पहले आप पिछला पे कमीशन का फायदा ले रहे हो और 6 महीने के बाद आपकी 2 गुना या 2.5 गुना हो गई हो। तो ऐसे में एक मैंने विश्लेषण यहां पर किया है कि अब मतलब आप यह लगा करके चलिए कि सपोज 6 महीने पहले आपकी 25,000 रुपए बेसिक सैलरी होती थी, जो कि आपकी पे कमीशन में बढ़ करके 50,000 हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है। अब इसमें इसके अनुसार जो फॉर्मूला है कि 12 महीने का लेंगे तो पिछले 6 महीने का अगर उनका जोड़ा जाए बेसिक के हिसाब से तो 25 गुना गया जो है 6 महीने का, तो 1.5 लाख रुपए उनकी 6 महीने की बन गई, ठीक है। उसके बाद 50,000 शुरू हो गई थी पे कमीशन के मारे, तो 50,000 गुना गया 6, ये 3 लाख रुपए हो गए। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे और 12 से एवरेज करेंगे, क्योंकि एवरेज है तो 12 से इसको जब एवरेज करते हैं दोस्तों और उसका 50% कर देते हैं, यानी कि 4.5 लाख रुपए को 12 से जब आप भाग देंगे और उसका 50% जब आप कर देंगे तो क्या होगा,
37,500 रुपए तो बेसिक आ जाएगी और उसका 50% यानी कि बटे 2 कर दिया तो 18,750 रुपए इस हालत में उनकी पेंशन बन रही है। किस हालत में? इस हालत में 18,750 रुपए पेंशन बन रही है। अगर ऐसे में होता तब 25,000 नहीं बन रही होगी जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में बन रही है। आई होप कि आप इस चीज को दोस्तों समझ रहे होंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब तक इसकी पॉलिसी रूल क्लियर नहीं आ जाते तब तक हम इस चीज को पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा अभी जो नजर आ रहा है दोस्तों वो यह है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जिनकी 25 साल से कम सर्विस होगी और 10 साल से ऊपर होगी तो उनको प्रोपोर्शनेट रेट पर मिलेगा। यानी कि जो क्या होता है प्रोपोर्शनेट पेंशन दोस्तों, प्रोरेटा बेसिस पर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, प्रोरेटा बेसिस में सपोज इन्होंने 25 साल पूरी करी है, ठीक है, तो मैंने इसका कैलकुलेशन किया है कि लमसम इनको 50% जो है बेसिक इनकी पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो 23 करके आया उसका क्या होगा? उसका यह होगा कि प्रोरेटा बेसिस पर मिलने वाली है। जैसे 23/25 कर दिया, इसी प्रकार से निकाला जाएगा प्रोरेटा गुणा 100 यानी कि 92% बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 46% के करीबन। देखिए अब इनको 50% मिल रहा था, इनको प्रोरेटा पे 46%, वो उस समय डिपेंड करेगा एवरेज के ऊपर, 12 महीने के एवरेज के ऊपर, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा हर जगह, ठीक है ना। और तीसरे में कोई 20 साल करके आया है तो इसका भी प्रोरेटा में अगर निकालेंगे तो तकरीबन जो है 40% लास्ट जो उनका रहेगा, तो 40% के करीबन उनको जो है पेंशन यहां पर मिलेगी। देखिए दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस ली जाती थी और लास्ट बेसिक का 50% होता था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ओपीएस और यूपीएस में यहां पर फर्क पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट लेकर के चलते हैं दोस्तों, अश्योर्ड फैमिली पेंशन एट 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हर ऑब्लिक हिज डिमाइज। देखिए ओपीएस में भी 60% था फैमिली पेंशन, उसी प्रकार से जो है यूपीएस में भी 60% है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल कुछ इसमें भी पैदा होते हैं, केवल सवाल पैदा होते हैं दोस्तों, क्योंकि इतने से कोई पेंशन पॉलिसी नहीं बन जाती, इसके आगे भी कहानी आएगी, ठीक है ना। और वो कहानी हम क्या चाहते हैं कि क्या आए? देखिए जो यूपीएस है ओनली फॉर स्पाउस और एज पर सीसीएस रूल, हमारे जो दिमाग में सवाल है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, नई वाली पेंशन स्कीम है, क्या उसमें जो फैमिली पेंशन है केवल स्पाउस को दी जाएगी, पति या पत्नी को ही दी जाएगी, या फिर सीसीएस रूल के मुताबिक जो एलिजिबल डिपेंडेंट हैं उनको भी मिलेगी? एलिजिबल डिपेंडेंट बोले तो दोस्तों जो डिसेबल चिल्ड्रन हैं, स्पाउस के बाद में डिसेबल चिल्ड्रन हैं, या फिर अनमैरिड विडो डॉटर्स हैं, मदर फादर हैं, सन है, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो क्या इनको भी सीसीएस के मुताबिक पेंशन के हकदार रहेंगे नई वाली पेंशन स्कीम में? ये देखने वाली बात होगी। और दोस्तों अगर ये चीजें हो जाती हैं, अगर यह चीजें हो जाती हैं जैसे सीसीएस रूल में है, तो ये चीज तो 100% सही है और होनी भी चाहिए दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, अभी जो पॉलिसी और इसके रूल आएंगे उससे ये चीज क्लियर हो पाएगी, ठीक है ना। अगला तीसरा वाला पॉइंट है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन एट रेट 10,000 पर मंथ और ऑन सुपरनेशन आफ्टर मिनिमम 10 इयर्स ऑफ सर्विस। अब देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था दोस्तों, 9,000 रुपए मिनिमम पेंशन थी, अब इसमें क्या हो चुका है 10,000 रुपए। तो दोस्तों बिल्कुल, और 10 साल के बाद में यह बहुत सही है, जहां तक मैं समझता हूं यह बहुत सही है, 1,000 रुपए यहां पर ज्यादा मिल रहे हो। और देखिए 10 साल करने के बाद कई आ जाते हैं ना छोड़ करके वहां पर से, तो उनको भी यहां पर पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों इस पर भी कुछ सवाल हैं, लेकिन इस पर सवाल क्या बोलते हैं कि क्या यह 10,000 जो पॉलिसी बनाई गई है हमेशा के लिए रहेगी या फिर इसमें पे कमीशन के अनुसार बदलाव भी आएगा? हाँ दोस्तों, पे कमीशन की जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इसमें एक और पॉइंट है दोस्तों, यहां पर यह चीज क्लियर नहीं की गई है अभी तक कि जैसा ओल्ड पेंशन स्कीम में पे कमीशन लागू होता है हर 10 साल में, क्या जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसमें भी देखिए जो कर्मचारी रहेंगे वो तो पे कमीशन के दायरे में आएंगे, लेकिन जब उनको यूपीएस के तहत पेंशन मिलना शुरू होगी तो बाद में जिस प्रकार से अभी पेंशनर्स का भी बढ़ता है पे कमीशन में, क्या यूपीएस के तहत जो पेंशन लेंगे उनका भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ये देखने वाली बात होगी। अगर बढ़ेगा तब तो दोस्तों ठीक है फिर भी, लेकिन अगर नहीं बढ़ेगा तो यहां पर कई सवाल पैदा हो जाते हैं। हालांकि पॉलिसी का इंतजार आपको करना पड़ेगा। और यूपीएस के तहत जो पेंशन ले रहे हैं, अगर उनकी भी पेंशन पे कमीशन में के अकॉर्डिंग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उन जो 9,000 रुपये 10,000 रुपये किया गया है तो इस पर भी इंक्रीज होगा या नहीं? अगर दोस्तों यह होता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद ही सोच रहे हैं दोस्तों अभी तो 10,000 कर दी है, लेकिन जो आज भर्ती होता है या 5 साल पहले भर्ती हुआ है और 20 साल 25 30 35 साल के बाद रिटायरमेंट आता है और यह पॉलिसी सेम इट इज यही रहती है, तो 20-25 साल के बाद 10,000 की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए अगर यह पे कमीशन के साथ साथ बढ़ता है तब तो दोस्तों यह पैरेलल में चल रहा है, कहीं ना कहीं
पे कमीशन के। तो दोस्तों इसको तो मैं 100% मार्क देता हूं यदि पे कमीशन के साथ में यह चलता है। उसी प्रकार से 100% मैं फैमिली पेंशन के लिए भी मार्क देता हूं, और आप भी दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 100% मार्क देता हूं फैमिली पेंशन को भी, यदि जैसा सीसीएस रूल में दिया गया है इनको भी अगर इसमें कवर किया जा रहा है। अगला जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको पता ही है डियरनेस रिलीफ मिलता है, महंगाई राहत मिलती है एआईसीपीएन के आंकड़ों के मुताबिक, तो वही सेम वही जो है यूपीएस में भी दिया जाएगा, नई पेंशन स्कीम में भी दिया जाएगा। तो दोस्तों इससे, इस वाले पॉइंट से भी 100% मैं सहमत हूं। आप हैं या नहीं, आप इस चीज को बता सकते हैं दोस्तों कमेंट के माध्यम से, लेकिन मैं पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा में जो है कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। अगला है दोस्तों लम सम पेमेंट एट सुपरनुएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी, यानी कि दोस्तों आपको ग्रेच्युटी का पेमेंट भी मिलेगा, लमसम पेमेंट, जिस प्रकार से ओपीएस में मिलता था। तो आपको पता है 20 लाख रुपए तक है अभी मैक्सिमम, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। तो इस पर भी जो है 100% मार्क मिलते हैं कि भाई ये है। अगला पॉइंट है दोस्तों 1/10 ऑफ मंथली इनवॉल्वमेंट पे डीए एज ऑन द डेट ऑफ सुपरनुएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस। अब देखिए दोस्तों यह एक बड़ी चीज है, इस चीज को समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं मिलता था, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? और यह ग्रेच्युटी के अलावा है, ठीक है ना, वो ग्रेच्युटी अलग है आपकी, ये ग्रेच्युटी के अलावा है, और इसमें तकरीबन कितना पैसा मिल सकता है आप इस चीज को समझिए, ठीक है ना। जो आपकी लास्ट बेसिक पे होगी और जो डीए होगा उस समय एप्लीकेबल, तो आपकी पूरी सर्विस का हर 6 महीने के आप दिखा रहे हैं कि एवरी 6 मंथ कंप्लीटेड, तो जो भी निकाला जाएगा, मैं एक आपको हल्का सा इसका कैलकुलेशन दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, सपोज आपने 25 साल की सर्विस करी, ठीक है ना, उसके बाद गुणा कर देते हैं 12 से गुणा करके, क्यों, कितने महीने सर्विस करी है आपने, यानी कि 300 महीने आपने सर्विस करी है। अब 300 महीने को दोस्तों सपोज जब आप रिटायरमेंट आते हैं, आपकी सैलरी प्लस डीए मिला करके आप 1 लाख रुपए पा रहे हैं, सैलरी प्लस डीए। देखो किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, मैं केवल एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो बटे 10 जो आपको बताया, 1/10 मतलब बटे 10 मैंने यहां पर कर दिया है, इतना उनको अलग से पैसा मिलेगा, ठीक है। जिसकी 1 लाख होगी तो उनका क्या निकलेगा दोस्तों, आप इसको आप अगर सैलरी प्लस डीए लगाए मैंने इसको, ये अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन जो है 30 लाख रुपए इनको एडिशनली मिलेंगे ग्रेच्युटी के अलावा, ठीक है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं मिलते थे, लेकिन आपको यहां पर मिल रहा है। और कौन सा मिल रहा है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी पहले आपको हल्का सा यह बता दूं कि ये तो यूपीएस की बात कर रहा हूं। एनपीएस में क्या होता था दोस्तों, एनपीएस में होता यह था कि जो 10% है तो इंप्लॉय की सैलरी से कंट्रीब्यूशन होता था, और 14% जो है इंप्लॉयर यानी कि सरकार या डिपार्टमेंट जहां पर भी कर रहे हैं तो वो वहां पर डालती थी, ठीक है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन होता था 10%, 14%। उसके बाद जब रिटायरमेंट आता था दोस्तों, कर्मचारी रिटायरमेंट आता था, तो जितना भी पैसा वहां पर जमा हो जाता था, क्योंकि आपको पता है कुछ फंड्स वगैरह में लग जाता है मार्केट में, तो जितना भी टोटल वहां पर हो जाता था तो 60% विड्रॉल कर लेते थे। यहां पर कौन कर लेते थे? कर्मचारी। सपोज 1 करोड़ रुपए जमा हो गया तो 60 लाख रुपए वो निकाल लेते थे, उनको मिल जाएगा 60 लाख रुपए। लेकिन जो बचा हुआ 40% है वो एन्युटी में चला जाता दोस्तों, एन्युटी फंड में चला जाएगा, और उसी से आपको पेंशन मिलती थी, ये 40% से जो बचा हुआ अमाउंट रहता था। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सपोज जो है 30 साल तक किसी ने सर्विस करी है, ठीक है, 10% आपका लगा है, 14% गवर्नमेंट का। सपोज 1 करोड़ रुपए वहां पर जमा हो जाता है, ब्याज बूज सब कुछ लगा करके, तो 60 लाख रुपए एक मुश्त तो जो है कर्मचारी निकाल लेते थे, लेकिन 40 लाख एन्युटी में जाकर उनको जो है पेंशन मिलती थी। अब वो कम भी हो सकती थी, ज्यादा भी हो सकती थी, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये कोई बिल्कुल फिक्स पेंशन नहीं है कि इतनी जो है मिलती ही मिलती। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यह कहा है कि यह जो 30 लाख रुपए है, किसी का देखो 40, 50, 60 लाख रुपए तक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। किसी का 20, 25 भी हो सकता है। यह कौन सा होगा आखिर? तो जहां तक दोस्तों मुझे लगता है, ठीक है ना, मुझे लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना दोस्तों कर्मचारी 10%, तो वो ब्याज समेत वापस कर रही है गवर्नमेंट। किसके रूप में? ये वाले के रूप में, इस वाले पॉइंट के रूप में 1/10 ऑफ मंथली इनवॉल्वमेंट जो दे रही है ना, तो यह लगता है दोस्तों कि इसको ब्याज के समेत वापस किया जा रहा है जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बाकी दोस्तों क्योंकि यूपीएस में अब वो कब दे रही है? जब यूपीएस में परिवर्तन कर दिया है, पहले नहीं दे रही थी एनपीएस में, ठीक है। अब यूपीएस में क्या हो गया, 10% तो इंप्लॉय का है ही, इसको बढ़ाया नहीं है, लेकिन जो इंप्लॉयर है दोस्तों, जो सरकार है, ठीक है ना, उसने क्या कर दिया, अपना कंट्रीब्यूशन इसमें 14%, पहले तो 10 था, उसके बाद 14 करा, ठीक है। अब 14% से बढ़ाकर 18.5%
कर दिया है। वो इसलिए किया है 18.5% दोस्तों, ताकि बाद में जब इंप्लॉय आए रिटायरमेंट तो उस समय बोझ ना पड़े इसका, ठीक है ना, किसका, फाइनेंशियल बोझ ना पड़े सरकार के ऊपर भी। तो वो ज्यादा से ज्यादा अभी कंट्रीब्यूट करेंगे तो बाद में आपको 50% के करीबन तक पेंशन देने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें एक और चीज है दोस्तों यूपीएस में, अब आप यहां पर ऐसा मत समझना कि आप 60% लास्ट में अलग से निकाल लोगे। देखिए जो 60% है वो केवल एनपीएस के तहत निकाल सकते थे, यूपीएस में नहीं निकाल पाएंगे कोई 60%, ठीक है ना। और मैंने आपको बता ही दिया है जो लगता है कि जो 10% आप जमा कर रहे थे तो ऑलरेडी यहां पर सरकार की तरफ से वापस कर दिया जा रहा है। अब थोड़ा मैं यूपीएस के बारे में दोस्तों 2-4 पॉइंट आपको यह बता देता हूं। पहला तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, 23 लाख के तकरीबन जो है इसके कर्मचारी जो हैं इससे प्रभावित होंगे या उनको यह लागू हो जाता है। 1 अप्रैल 2025 से यह लागू होगा दोस्तों, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2025 से यह लागू हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो तो पिछले वाले कहां जाएंगे, क्योंकि 2004 से तो एनपीएस लागू हो गया था, तो 2004 से 24 तक जो भी आए हैं उनको भी यह लागू है दोस्तों। आपको बता दूं उनको यह लागू है, और अगर उनको यह लागू हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों कि आप यूपीएस चूज करो या एनपीएस चूज करो, ठीक है ना, तो मिनिमम कई पेंशनर्स ऐसे हैं जो एनपीएस के तहत आए हैं दोस्तों, उनको जो है केवल किसी को 4,000 5,000 तक भी मिल रही है, 7,000 तक भी मिल रही है। तो उनके लिए अच्छी बात यह होगी कि कम से कम जो कम ले रहे हैं तो वो 10,000 मिनिमम तक तो वो आ ही जाएंगे। और दूसरी बात, अच्छी बात यह है दोस्तों इसमें कि पीपीएफ के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जी हाँ दोस्तों, जो भी एरियर बनेगा इनका वह जो है पीपीएफ के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको दिया जाएगा, जो भी एरियर रहेगा। और पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन 8% के करीबन है दोस्तों। तो तकरीबन आप लगा सकते हैं कि 8% के ब्याज दर पर पूरा एरियर इनको दे दिया जाएगा। अगला ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों सभी को, यूपीएस लेना है, एनपीएस लेना है, एनपीएस में तो है ही, ठीक है, तो ऑप्ट कर सकते हैं। और वन टाइम ऑप्शन है, ठीक है ना, आपने जो एक बार चूज कर लिया वही चलेगा। अगला है कि क्या सेना में जो राज्यकर्मी हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बैंक्स हैं, इनमें भी यह लागू होगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने तो इसे लागू कर ही दिया है, और जिस प्रकार से जब केंद्र सरकार ने एनपीएस किया था लागू, तो सारी जगह ये चीजें हो चुकी थी। उसके बाद राज्य सरकारों ने भी जो है अपने राज्य कर्मियों के लिए एनपीएस लागू किया, और जो पीएसयूज हैं, बैंक्स हैं, सारे जगह एनपीएस लागू हुआ। तो अब जब यूपीएस लागू किया है तो दोस्तों ऑलमोस्ट पूरी की पूरी संभावनाएं हैं कि भविष्य में जो है राज्य सरकारें भी यूपीएस को ही लागू करेंगी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो भी जो है यूपीएस को ही लागू करेंगे। कुछ राज्य हो सकते हैं दोस्तों किसी ने जो है ओपीएस भी लागू किया है, या जो है कुछ और कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं कि कुछ राज्य ओपीएस को ही लागू करें। लेकिन मोस्ट ऑफ जगह दोस्तों एनपीएस के अलावा जो है यूपीएस को भी लागू कर दिया जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। आपकी क्या राय है, आप भी दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगली बात है सेना वाली बात, क्या यहाँ सेना में भी लागू हो जाएगा? पहले तो इस चीज को समझना होगा दोस्तों। देखिए सेना में होता है 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होती है, पेंशनेबल सर्विस होती है, ठीक है ना। तो वहां पर जो है 15 साल अगर कर लेते हैं तो उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, जो कि 50% होती है। अब किसका 50%, तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ओपीएस या यूपीएस में जो है दोस्तों, आप यूपीएस में अगर आप देख रहे हैं जो नया पेंशन स्कीम है उसमें 25 साल दिया गया है, जबकि सेना में 15 साल होता है। तो दोनों की देखिए दोस्तों, सिविल की और सेना की सर्विस कंडीशंस अलग अलग हैं, ठीक है ना, अलग अलग हैं। इसलिए इनकी पेंशन में भी कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि सेना में आपको पता ओआरओपी भी मिलता है, सिविल में नहीं मिलता है ओआरओपी। दूसरा, सेना की जो पेंशन बनती है वो बेसिक जो पे होती है, बेसिक सैलरी होती है, उसमें मिलिट्री सर्विस पे भी जुड़ता है, उसमें ग्रुप पे भी जुड़ता है, जैसा कि एक्स ग्रुप की होती है प्लस क्लास पे। उसके बाद उसका 50% जो है दिया जाता है। लेकिन सिविल में क्या है दोस्तों, यहाँ पर ओनली बेसिक पे, और इसकी बात कर रहा हूं मैं, यूपीएस की बात कर रहा हूं। यूपीएस में क्या है कि केवल बेसिक पे का एवरेज लिया जाएगा, वो भी 12 महीने का, ठीक है, उसका 50% मिलेगा। तो सेना का अलग है, इनका अलग है, ठीक है ना। और अगर दोस्तों सेना में और अगर इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं तो ये चीजें कैसे करके होंगी। और अगला ओआरओपी में भी दोस्तों, ओआरओपी आपको पता ही है कि जो पेंशनर्स ऑलरेडी हैं वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से उनका एवरेज बनता है, जो भी उस समय पेंशन आए होंगे। और दोस्तों अगर यूपीएस में शामिल कर लिया जाएगा सेना को तो उनकी पेंशन तो और भी कम हो जाएगी। तो कैसे करके ओआरओपी के तहत किसी की बढ़ोतरी होगी। इसलिए दोस्तों जो कंक्लूजन है कि सेना में तकरीबन जो है यह वाली यानी कि यूपीएस को लागू करना तकरीबन मैं समझता हूं कि असंभव है, यह नहीं हो सकता है सेना के अंदर। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल में दोस्तों आपको नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।